Hello everyone, I am Alika Shuran. Welcome to the Science Vision YouTube channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो हम पढ़ेंगे सेल के बारे में एंड सेल थ्योरी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हमें सेल को डिफाइन करना होता है, सेल को हम किस तरीके से डिफाइन करते होते हैं? सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम सेल को ये सब चीज़ें कैसे कहते हैं, किस बेसिस पे कहते होते हैं? एंड वन थिंग मोर, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम देखते हैं कि सेल बेसिक यूनिट कैसे है, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कैसे बोला जाता है, एंड सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कैसे कहते होते हैं, और सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे कहते होते हैं। ठीक है, अब हम बिल्कुल हमारा बेसिक एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। ये एग्जाम्पल हम सब ने हमारी सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, अब सराउंडिंग में एक बिल्डिंग को बनते हुए सभी ने देखा है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए जो सबसे असेंशियल थिंग होती है वो क्या होती है? हम सबसे पहले जो लेके आते हैं वो ब्रिक्स को लेके आते हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती हैं? ब्रिक्स होती हैं। ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ करते होते हैं। अब जब ये ब्रिक्स आ जाती हैं हमारी, सबसे पहले ब्रिक्स क्या बनाती होती हैं? हम ब्रिक्स से बनाते हैं, फर्स्ट बनाते हैं वॉल्स, उसके बाद वॉल बनने के बाद हम बनाते होते हैं रूम्स, रूम्स बनने के बाद हमारी कंप्लीट जो भी हमें बिल्डिंग बनानी होती है वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, देन क्वेश्चन ये आता है, हमने यहाँ पे जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने एक बिल्डिंग की फॉर्मेशन किस लिए देखी? ठीक है, जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने बिल्डिंग की फॉर्मेशन कैसे देखी। अब इसको हम रिलेट करते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म के साथ में, ऑर्गेनिज्म के साथ में या फिर एक ह्यूमन बॉडी के साथ में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स ने क्या रोल प्ले किया है? बिल्कुल एक बेसिक यूनिट की तरह रोल प्ले किया। जो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे बेसिक थिंग क्या थी? ब्रिक्स थी। अगर ब्रिक्स नहीं होती तो हम इस बिल्डिंग को कैसे बनाते? नहीं बना पाते ना, अगर ब्रिक्स नहीं होती तो। देन ब्रिक्स का यूज़ करने के बाद जैसे हमने एक यूज़ किया, फिर सेकंड यूज़ किया, फिर थर्ड फोर्थ, इस तरीके से यूज़ करके हमने क्या बनाई? एक वॉल बनाई। वॉल के बनने के बाद रूम्स बने, रूम्स के बनने के बाद हमने क्या बोला? उसको बिल्डिंग बोला। अब इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर किसकी हेल्प से बना है? वो ब्रिक्स की हेल्प से बना है ना। इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर किसकी हेल्प से बना है? वो ब्रिक्स की हेल्प से बना है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल का भी रोल ऐसा ही होता है। अभी देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? एक सेल है। ठीक है, उसके बाद सेल, सिंगल सेल हो गया। ये सिंगल सेल से हम क्या बनाते हैं? ये आपके पास है सिंगल सेल। सिंगल सेल से आप क्या बनाते हो? एक टिश्यू बनता है। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज द कलेक्शन या फिर ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते होते हैं? हम टिश्यू कहते होते हैं। ठीक है, टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन के बाद आपका ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट बना, ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद हमने क्या बनाया? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया। ठीक है, सबसे पहले देखो सिंगल सेल था ना, सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल ने क्या बनाया? टिश्यू बनाया, टिश्यू से कंबाइन होके ऑर्गन बना, काफ़ी सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होके हमने कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद एक कंप्लीट आपके पास ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, आया समझ? अब हम इन दोनों का कंपैरेटिवली देखते हैं। जब हमने एक बिल्डिंग बनाई थी उस बिल्डिंग को और हम हमारी एक ऑर्गेनिज्म को, दोनों को कंपैरेटिवली देखते हैं। थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं बनी। ठीक है, बिल्डिंग, उसके बाद ये हो गया आपका कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए था? ब्रिक्स चाहिए थे।
ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए था? सेल चाहिए था। एक ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना? टिश्यू की फॉर्मेशन हुई। ब्रिक्स से क्या बना? वॉल बना। वॉल से क्या बना? रूम बना। काफ़ी सारे रूम के बाद रूम्स, एक रूम के बाद काफ़ी सारे रूम्स बनाए, फिर बिल्डिंग तैयार होगी आपकी। उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन बनने के बाद कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हुई। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अभी हमने सेल को क्या क्या चीज़ें बोली थी। सेल की अगर हम डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज करते हैं, सेल को हमने क्या बोला? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेकेंड हमने सेल को क्या कहा था? स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट हमने सेल को क्या बोला था? फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने ये सेल की डेफिनेशन को बोला था। अब जिस तरीके से इस बिल्डिंग को बनाने में ब्रिक्स ने अपना रोल प्ले किया था, इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कौन रोल प्ले करता होता है? सेल रोल प्ले करता होता है। अगर यहाँ पे ये सेल नहीं होता देन ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता? अगर ये सेल नहीं होता कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता? इसी तरीके से अगर कम ब्रिक्स नहीं होती, ईंटें नहीं होती, देन कंप्लीट बिल्डिंग आपकी कैसे बनती? ठीक है, ब्रिक्स ने भी रोल प्ले किया बेसिक यूनिट का। इसी तरीके से सबसे बेसिक जो बिल्कुल आपका बेस बनाती होती है वो चीज़ क्या होती है? जैसे आप स्टार्टिंग में जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजते टाइम सबसे पहले वो क्या चीज़ सीखता होता है? वो अल्फ़ाबेट सीखता होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीखता है। अल्फ़ाबेट्स के बाद उसको वर्ड्स जॉइनिंग इस तरीके से होता है। सिमिलर कंडीशन जो होता है एक ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए, जो उसकी बेसिक यूनिट होती है, सबसे जो उसका बेस होता है वो क्या होता है? उसका बेस आपका सेल होता है। ठीक है, आया समझ? ये हमने पढ़ा सेल इज़ द बेसिक यूनिट, पढ़ा कैसे होती है सेल बेसिक यूनिट। नेक्स्ट हमने बोला स्ट्रक्चरल यूनिट। अब ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो हम देख पाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे हो रखी है? वो एक सेल से हो रखी है ना। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? सेल से हुई। सबसे पहले सेल बना, सेल के बाद टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद कंप्लीट आपका ऑर्गेनिज्म बनता होता है। सो यहाँ पे सेल जो है, एक जो सिंगल सेल है, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता होता है। अब वो कैसे करता होता पूरा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प, वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्या था? फंक्शनल यूनिट। अब फंक्शनल यूनिट कैसे होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सेल को क्या क्या बोला था? स्ट्रक्चरल यूनिट अभी हमने पढ़ा। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट, वो भी हमने पढ़ा कैसे होती है। एंड सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल तो हमने देखा, कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाने में कौन हेल्प करता होता है? आपका एक सिंगल सेल हेल्प करता होता है। सिंगल सेल से स्टार्टिंग होती है और उससे स्टार्ट होते होते कंप्लीट क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ये हम क्या देख रहे हैं? ये ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी देखते हैं। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट पढ़ना है हमारा, सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट पढ़ना है, कैसे होता है। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, अभी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना। अभी यहाँ देखो, ये क्या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आपका ब्रीथिंग, डाइजेशन, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन। अब आप ये देखो, सर्कुलेटरी परफॉर्म करने में कौन से वाले सेल हेल्प करते हैं? हार्ट। सर्कुलेशन कौन परफॉर्म करता है? आपका हार्ट। एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? आपकी किडनी हेल्प करती होती है। डाइजेशन में हेल्प करता है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ब्रीथिंग में कौन हेल्प करता होता है? लंग्स।
अब जो मैंने आपको डिफरेंट मैकेनिज्म बताया, अब वो डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ में डिफरेंट ही मैंने क्या बताया आपको, ऑर्गन्स बताए। मैंने आपको किसी भी ऑर्गन का सेम फंक्शन नहीं बताया, ठीक है। जितने भी मैंने ऑर्गन्स बोले हैं उन सभी ऑर्गन्स का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। जैसे किडनी का एक्सक्रीशन का है, सर्कुलेशन का, हार्ट का है। देन यहाँ से हमें क्या समझ आता है, ये जो हमने डिफरेंट ऑर्गन्स देखा, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ में डिफरेंट उनका फंक्शन देखा, इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो स्पेसिफिक फंक्शन है ना, स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि सर्कुलेशन का काम कौन करता होता है, वो आपका हार्ट करता होता है। जो हार्ट वाले जो सेल्स हैं वो डिफरेंट सेल्स हैं। हार्ट के जो सेल्स हैं वो आपका जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक सेल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर अब हम पहले वाला हमारा रिवाइज करते हैं। ऑर्गन किससे बना था, ऑर्गन की फॉर्मेशन हुई थी टिश्यू से। टिश्यू किससे बना था, सेल से। सो जैसे हार्ट का जो फंक्शन परफॉर्म करते होते हैं, हार्ट के लिए हार्ट वाले जो सेल्स होते हैं वो अलग सेल्स होते हैं। जो डाइजेशन में आपकी हेल्प करते होते हैं वो अलग सेल्स होते हैं। जो ब्रीथिंग में आपकी हेल्प करते होते हैं वो अलग सेल्स होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, ठीक है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रखे हैं। आया समझ इतना। अभी यहाँ पे हमने देखा सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कैसे हुआ कि जो जो फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, वेदर इट इज़ अ सर्कुलेटरी, वेदर इट इज़ अ एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ब्रीथिंग, उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट हमारे पास क्या है, सेल्स अवेलेबल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इस वजह से हम क्या कहते होते हैं, सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमने सेल को ये तो देख लिया, सेल फंक्शनल यूनिट कैसे हुआ, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो सभी फंक्शन किसकी हेल्प से होते हैं, सेल की हेल्प से परफॉर्म होते हैं। और डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ही हमारा क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट हमारा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अभी हमने सेल होता क्या है, कैसे परफॉर्म करता है, क्या फंक्शन करता है, वो तो अभी हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, किसने ढूंढा था, कैसे ढूंढा था, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल को डिस्कवर करने वाले जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे ना, उनका नेम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था कब, 1665 के अंदर। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेट्स भी पूछी जा सकती है। जो वन डे एग्जामिनेशन होता है ना, जो आपका वन डे एग्जामिनेशन होता है उसके लिए आपकी डेट्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं, पूछ लेते हैं जनरली। अब हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कैसे किया, इन्होंने जो बोतल का कॉर्क होता है ना उसके अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया था कॉर्क। फिर देन क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि कॉर्क क्या होता है। जो ये ट्री तो सबने देखा है, ट्री का जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, ट्री का जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, उस ब्लैक वाले पार्ट को हम क्या कहते होते हैं, उसको हम बार्क कहते होते हैं, ठीक है। और बार्क जो होता है ना, बार्क के अंदर जो सेल्स होते हैं वो आपके डेड सेल्स होते हैं, यानी कि सेल लिविंग नहीं होते। देन फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था ना, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था वो एक आपका डेड सेल था, ठीक है। उसके बाद हम रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक को हम एक नेम से और भी जानते होते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल एंड लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। जो सेल की स्टडी करता होता है उसको क्या कहते होते हैं, साइटोलॉजिस्ट। आया समझ। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने कैसे डिस्कवर किया था सेल को। रॉबर्ट हुक जो थे ना वो बोतल के साथ में कुछ काम कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क को।
कोर की थिन स्लाइस लिया इन्होंने, थिन स्लाइस लिया, और उस थिन स्लाइस को इन्होंने क्या किया, अपना खुद का जो हैंडमेड, इनका जो माइक्रोस्कोप था ना वो बहुत एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप नहीं था, इनका खुद का हैंडमेड माइक्रोस्कोप था, हैंडमेड माइक्रोस्कोप था। ठीक है, अब इन्होंने हैंडमेड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया, एक थिन स्लाइस ली कोर की, और उस थिन स्लाइस को लेने के बाद इन्होंने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। इन्होंने जब उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, देन इनको क्या मिला था, एक सेल वॉल दिखाई दी थी इनको सेल वॉल दिखाई दी, और उस सेल वॉल को ऑब्जर्व करते ही इन्होंने क्या बोल दिया, ये एक सेल है। अब सेल इनको कैसे दिखाई दिए, इनको स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखे। ठीक है, ऐसे स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखे जैसे आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। उन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या बोला, सेल बोला। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को कंपेयर किया था किसके साथ में, हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर के साथ में। हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर सभी ने ऑब्जर्व किया होगा। हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर के साथ में इन्होंने इसको क्या किया, कंपेयर किया, और इन्होंने इन सेल्स को क्या बोला था, लिटिल कंपार्टमेंट्स के नेम से बोला था। लिटिल कंपार्टमेंट्स इन्होंने ऑब्जर्व किए, और वो लिटिल कंपार्टमेंट्स की अरेंजमेंट कैसे थी, जैसे कि हमारा हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से उनकी अरेंजमेंट थी। आया समझ। अब सेल जो टर्म इन्होंने सेल को जो टर्म दिया, सेल जो एक खुद जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है, वो लैटिन वर्ड है, और इसका अपने आप में ही मीनिंग क्या होता है, लिटिल रूम। ठीक है, उसको हम अपने आप में क्या कहते होते, सेल का मीनिंग ही लैटिन में क्या होता है, लिटिल रूम, जिसको इन्होंने नेम दिया सेल। रॉबर्ट हुक ने उन लिटिल रूम्स को नेम दिया सेल। सेल कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे किया, वो मैंने अभी आपको समझाया कि कोर के अंदर इन्होंने जस्ट कोर को लिया, कोर को लेने के बाद अपने जो खुद का जो हैंडमेड माइक्रोस्कोप था उस माइक्रोस्कोप के अंदर एक थिन स्लाइस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो देन इनको सिर्फ सेल वॉल दिखाई दी। सेल वॉल दिखाई देते ही इन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, आपका सेल है। और जो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था वो कैसा सेल था, वो डेड सेल था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल डिस्कवर किया था। इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया वो कैसा सेल था, वो आपका एक डेड सेल था। ठीक है, आ गया इतना समझ। आगे फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं लिवेनहोइक। लिवेनहोइक ने डिस्कवर किया था 1674 के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और इन्होंने पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया अपने खुद के। इन्होंने भी अपना खुद का ही माइक्रोस्कोप यूज़ किया था। माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया देन इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सबसे पहले जिसको डिस्कवर किया उसको किया इन्होंने बैक्टीरिया को। और जो बैक्टीरिया इन्होंने देखा वो क्या कर रहा था, वो बैक्टीरिया मूवमेंट कर रहा था। बैक्टीरिया मूवमेंट कर रहा था तो उस बैक्टीरिया को इन्होंने क्या बोला, ये क्या है, आपका एक फ्री लिविंग सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, मूवमेंट करते हुए देखा। बैक्टीरिया को मूवमेंट करते हुए देखा देन इन्होंने उसको क्या बोला, इट इज़ ए फ्री लिविंग सेल। इस तरीके से लिवेनहोइक ने क्या किया था, लिवेनहोइक ने एक फ्री लिविंग सेल को, फ्री लिविंग सेल को किसी ने डिस्कवर किया था। सेल जब जिंदा था वो डिस्कवर किसने किया, वो एंटन लिवेनहोइक ने किया। ठीक है समझ। बैक्टीरिया डिस्कवर किया इन्होंने, बैक्टीरिया के साथ में इन्होंने प्रोटोजोआ को किया, प्रोटोजोआ के साथ में इन्होंने स्पर्म सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया को किया था। अब इनको जो लिवेनहोइक को हम एक नेम से और भी जानते होते हैं, वो क्या है, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलने का मीनिंग क्या हुआ, ये सब बैक्टीरिया प्रोटोजोआ ये सब कैसे होते हैं, ये माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स कैसे, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी विद द नेक्ड आई, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते होते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिसने फाइंड किया था वो कौन थे, वो लिवेनहोइक थे। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज इन्होंने किसको डिस्कवर किया था, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था, लाइक फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सबको। अब क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है। फर्स्ट वो लोग ये पूछ सकते हैं हु कॉइन्ड द टर्म सेल,
अगर टर्म सेल की बात करता हो तो किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने दी थी। ठीक है, वहीं पे ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में, हु डिस्कवर द लिविंग सेल। लिविंग सेल जो है आपका क्या है? एक कीवर्ड है। फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे? लिवेनोइक थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। रॉबर्ट हुक जो हैं वो कौन है? जिन्होंने सबसे पहले हमें टर्म दी थी सेल। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नेम है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 के अंदर डिस्कवर किया किसको? न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जैसे कि आपको वॉक करनी है, आपको टॉक किसी से बातें करनी है, आपको लिसन सॉन्ग्स गाने सुनने, ठीक है, आपका जो भी आप पूरे दिन के अंदर जो भी आपका एक्टिविटी परफॉर्म करने का मन करता है, आप वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। अब इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प कौन करता होता है? ये सभी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको कुछ लिखना है, अब लिखना कौन कंट्रोल करता है? कि अगर लिखना होता है आपका ब्रेन करता है। आपको भी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ खेलना है, उसको खेलना किस तरीके से, क्या खेलना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें को कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन करता होता है। यानी कि आपकी बॉडी का, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, आपकी बॉडी का कंप्लीट कोऑर्डिनेशन अगर कोई कंट्रोल करता होता है, वो कौन करता होता है? वो आपका ब्रेन करता होता है। ये बात किसकी की हमने? ये बात की हमने कंप्लीट एक ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर अगर जैसे फॉर एग्जांपल सेल को खाना खाना है, सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, उसको बाहर एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है, तो ये सब चीज़ें कौन परफॉर्म करता है? सेल के लिए एज ए ब्रेन का काम कौन करता होता है? न्यूक्लियस करता होता है। और न्यूक्लियस को हम जानते भी इसी तरीके से होते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। सेल को जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, उसको खाना खाना है, उसको रेस्ट करना है, जो भी काम करना होता है सेल को, वो कंट्रोल करने का काम कौन करता होता है? न्यूक्लियस करता होता है। इस वजह से न्यूक्लियस की क्या होती है? कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है सेल के ऊपर। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपका कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। आया समझ इतना? आई होप आपको समझ आया होगा। सेल के अंदर अगर हम ब्रेन की बात करें तो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। हमने न्यूक्लियस का फंक्शन देखा क्या होता है, न्यूक्लियस किसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आपका स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं परकंजी। परकंजी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसको डिस्कवर किया? इन्होंने किया प्रोटोप्लाज्म को। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? क्वेश्चन हमारे पास ये आता है सबसे पहले, प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं? देन प्रोटोप्लाज्म हम लोग डिफाइन करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसको हम आगे फर्दर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपका कंप्लीट साइटोप्लाज्म है। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ठीक है, एंड न्यूक्लियस हमने अभी देखा, न्यूक्लियस क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है। साथ में हम न्यूक्लियस को क्या कहते होते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों कंबाइन होकर हम इसको, अगर दोनों की बात करनी हो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइनली हम लोग कहते होते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम क्या कहते होते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करने वाले कौन थे? परकंजी थे। इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हमारे साइंटिस्ट स्किल्डन एंड स्कॉनन। ये दोनों अलग अलग कंट्री से, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते होते हैं। स्किल्डन होते हैं ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, और स्कॉनन जो होते हैं ये आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। ठीक है, स्किल्डन जो हैं, ये जो साइंटिस्ट थे ये किसके थे? एक बोटनिस्ट थे। यानी बोटनिस्ट क्या होता है? जो प्लांट की स्टडी करता होता है। और स्क्वानन जो थे वो क्या थे? वो आपके जोलॉजिस्ट थे।
दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपनी अपनी स्टडी कर रहे थे। दोनों की डिफरेंट क्या थी, कंट्री थी, डिफरेंट ही दोनों का क्या था, वर्क था। दोनों अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे। एक जो थे स्किल्डन जो थे वो प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे थे, और स्क्वानन जो थे वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, वो एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, दोनों की जो स्टडी, दोनों ने जो डिस्कवर किया वो कहीं ना कहीं क्या था, सेम था। ठीक है, उसका हम कंक्लूजन जो था ना वो बिल्कुल बेसिक निकल रहा था, सेम निकल रहा था, बट सिर्फ डिफरेंट क्या था, ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस था। जो स्केल्डन ने डिस्कवरी की थी वो उसने काम किसके ऊपर किया, प्लांट्स के ऊपर। स्क्वानन ने जो डिस्कवरी की उन्होंने काम किसके ऊपर किया, एनिमल्स के ऊपर। दोनों का जो रिजल्ट आया वो सिमिलर रहा। क्या रिजल्ट आता है, ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं किससे मिलके बने होते हैं, वो सेल से मिलके बने होते हैं। और सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। अब सेल बेसिक यूनिट लाइफ की कैसे होती है वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट जो थे डिफरेंट कंट्रीज से थे, डिफरेंट उनका काम था, डिफरेंट ही चीज़ों पे वो दोनों काम कर रहे थे, बट एट दी एंड दोनों का रिजल्ट जो था वो क्या आया, सिमिलर ही आया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, वो क्या हैं, विरकोव। विरकोव 1855 ने इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने क्या बोला, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने हमें ये बात बोली कि जो न्यू सेल्स बन रहे ना, वो न्यू सेल्स कहाँ से बनते हैं, वो बन रहे हैं आपके जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन सेल्स से मिलके बने होते हैं। जैसे देखो, ये आपका एक सेल था, सेल डिवाइड हुआ, सेल ने 2 सेल बनाए। अभी ये 2 सेल्स किससे बने, ये जो एक सिंगल सेल था इसी सेल ने इन दोनों सेल्स को बनाया ना। इन दोनों सेल से आगे फर्दर तो ओ सेल बनते हैं, 4 सेल हो गए। अब ये जो 4 सेल आपके पास बने, ये 4 सेल कैसे बने, इनको बनाने वाले सेल कौन थे, जो पहले से सेल थे। जो पहले 2 सेल थे उन दोनों सेल ने क्या बनाए, आगे फर्दर 4 सेल बनाए। इन दोनों सेल्स को बनाने वाला कौन था, जो पहले से सेल प्रेजेंट था वो। देन इसका मतलब ये होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या होता है, जो सेल वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट करता होता है वही सेल क्या, उसी सेल से आगे फर्दर सेल्स बनते होते हैं। जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करता होता है वो सेल कौन होता है, जो पहले से आपके पास वहाँ पे सेल प्रेजेंट है, वही सेल आगे फर्दर डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाएगा। ये बात किसने बोली, ये बात बोली विरकोव ने। ठीक है, इसके बाद हमने सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कवर किसने किया, वो सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्रेंसिएशन। अभी हमने सेल के बारे में देखा, हमने ये भी बोला प्लांट्स भी सेल से मिलके बने होते हैं, एनिमल्स भी सेल से मिलके बने होते हैं। अब हम टाइप ऑफ सेल देखते हैं। जो सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज़ यूनिसेलुलर, अनदर इज़ मल्टी सेलुलर। ठीक है, भी देखते हैं। वन सेल इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। क्वेश्चन ये आता है कि इसको यूनिसेलर का मतलब क्या होता है एंड मल्टी सेल का मतलब क्या होता है। यूनिसेलर वो सेल होते हैं जो सिंगल सेल, वन सेल से मिलके बने होते हैं। मल्टी सेलर सेल कौन से होते हैं, जो मोर देन वन सेल, यानी कि जो मैनी सेल से मिलके बने होता है। मल्टी का मतलब क्या हुआ, मैनी। जो मैनी सेल से मिलके बना होता है उसको हम कहते हैं मल्टी सेलर, और जो सिंगल सेल से मिलके बना होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, यूनिसेलर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब यूनिसेलर क्या होता है, अमीबा सबने देखा है, अमीबा बैक्टीरिया प्रोटोजोआ अभी भी हमने बात की थी। अमीबा जो है ना, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना अमीबा का, और अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। इस सिंगल सेल को हम कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर करते होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर करने का क्या मतलब होता है, ये जो सिंगल सेल है ना ये सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है। सिंगल सेल जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन करना है, डाइजेशन करना है तो यही सेल परफॉर्म करेगा। अगर आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि ब्रीथिंग करनी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि ब्रीथिंग करनी है तो क्या करेगी, इसकी पूरी बॉडी हेल्प करेगी, एक सिंगल सेल करेगा। एक्सक्रीशन करना है, एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगा।
आपको खाना खाना है, इनहेलेशन ऑफ फूड, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, सब कुछ जितने भी आपके एसेंशियल फंक्शंस होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, वो सभी फंक्शंस यहाँ पे कौन परफॉर्म करेगा? आपका सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। ये सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल अमीबा जो है, ये आपका जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो एक कंप्लीट बॉडी है, जैसे ह्यूमन बॉडी जो है वो इतनी बड़ी होती है, वो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करती होती है, वो सभी फंक्शंस जो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता होता है, उसको हम क्या कहते होते हैं? यूनिसेलुलर कहते होते हैं। इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी बहुत सिंपल होता है। ठीक है, देखते अब दोनों का डिफ्रेंसिएशन हमने ये तो पढ़ा। मेड ऑफ वन सेल, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ऑल फंक्शंस अभी मैंने समझाया कि सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। वहीं पे ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स की बात करते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और उनके स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। यानी कि हार्ट के लिए अलग से ऑर्गन होता है, सर्कुलेशन के लिए अलग से ऑर्गन होता है विच इज़ हार्ट, डाइजेशन के लिए अलग से ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ। ब्रीथिंग के लिए अलग से ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स वगैरह। ठीक है, सो डिफरेंट टिश्यूज़ क्या करते होते हैं? डिफरेंट फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते होते हैं। उसके बाद बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। यूनिसेलर के अंदर जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत सिंपल था। वहीं पर मल्टी सेलर की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं। आप लोग इसको नेक्ड आई से, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप आप इनको नहीं देख सकते। इनको देखने प्लांट्स और एनिमल्स आपको नॉर्मली वैसे ही दिखाई दे देते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की यूज़ ही नहीं होता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम में मैंने अभी समझा। इसके एग्जाम्पल मल्टी सेलर में कौन होते हैं? प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट। ये हमारे पास डायग्राम है, एक आपके पास प्लांट सेल है, नेक्स्ट वन जो है एनिमल सेल है। अब दोनों के अंदर का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल। रेड वाला एनिमल सेल है और ग्रीन वाला प्लांट सेल है। प्लांट सेल में होती है सेल वॉल। ठीक है, जो मेजर डिफरेंस जो होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करती होती है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का काम करती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे यूज़ होती हैं? फोटोसिंथेसिस खाना बनाती होती है। इसी वजह से हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ किसकी वजह से बोले हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट को हम एक चीज़ से और जानते होते हैं, किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल क्यों कहते होते हैं? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? हमारा खाना बनता होता है। खाना बनने की वजह से हम उसको क्या कंसीडर करते होते हैं? किचन ऑफ द सेल। अगर हम नॉर्मल हमारी लाइफ से इसको कंपेयर करके देखते हैं, हम लोगों का खाना कहाँ बनता होता है? किचन में बनता होता है। सिमिलरली प्लांट्स का खाना कौन बनाता होता है? कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता होता है। इसी वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते होते हैं? किचन ऑफ द सेल। ठीक है, फिर प्लांट सेल के अंदर एक जो सबसे डिफरेंट, जो मेजर डिफरेंस का जो पॉइंट होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, वो क्या होता है? सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दोनों का अगर मेजर डिफरेंस, अगर आपको जैसे दो सेल आपके सामने रखते हैं और दो सेल्स रखने के बाद आपको ये बताना है कि ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल है, देन अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि सेल वॉल जिसके अंदर प्रेजेंट है, दो अगर आउटर कवरिंग्स अगर दो प्रेजेंट होती हैं, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में आगे फर्दर पढ़ेंगे। अगर हमें दो लेयर्स दिखाई देती हैं, अगर सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों दिखती हैं, वो हमारे पास क्या होता है? प्लांट सेल। और अगर सिंगल लेयर होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो हमारे पास क्या होता है? एनिमल सेल। ठीक है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल वॉल कहीं दिखाई नहीं दे रही, इट्स एनिमल सेल। एंड अगर सेल वॉल दिखाई देती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होती हैं, तो उसको हम क्या कहते होते हैं? उसको हम कहते होते हैं प्लांट सेल। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं। डायग्राम से तो हमने देखा, प्लांट सेल बॉक्सी स्क्वायर होता है, कैन बी एनी शेप हो जाती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होते हैं, यहाँ पे स्मॉल वैक्यूल होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है? फ्लैजिला ओनली सिर्फ गैमेट्स में होता है। इसके अंदर एनिमल्स के अंदर फ्लैजिला भी होता है और लाइसोसोम्स भी होते हैं। ठीक है,
अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन ये वाले जो जो सेंटर वाला जो है, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेटस, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, ये सभी चीज़ें जो होती हैं दोनों के अंदर कॉमन होती हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें दोनों के अंदर कॉमन होती हैं। सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन सेल्स। अभी ये हम दो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेल, कौन से वाले सेल के अंदर जो होती है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये मैंने अभी आपको ब्रीफली समझाया है कि सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। देखते हैं, हम एग्जांपल्स देखते हैं। बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई, ह्यूमंस, किसके अंदर नहीं होती? ह्यूमंस के अंदर नहीं होती। ह्यूमंस के अंदर क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। इसका आंसर हो गया। अगर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। प्लांट्स की जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। फंगस की जो होती है वो काइटिन से मिलके बनी होती है। और ह्यूमंस की होती ही नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास सामने ही एनिमल सेल का डिफ्रेंसिएशन भी है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल के अंदर कौन से वाली नहीं मिलती होती। फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलती, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, लाइसोसोम। क्वेश्चन देखो सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज नॉट फाउंड, एनिमल सेल के अंदर क्या नहीं होती। एनिमल सेल देखो, सेल मेम्ब्रेन होती है, मैंने डायग्राम में भी दिखाया था, सेल मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल वॉल होती है। ये देखो, सेल वॉल हमने कहाँ पढ़ी थी? हमने प्लांट सेल के अंदर पढ़ी थी। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल हमसे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम्स, लाइसोसोम एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ? आई होप आपको समझ आया होगा। आफ्टर दैट हम देखते हैं आगे हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है। प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल आगे फर्दर जो डिवाइड हो रखे हैं वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद सेल के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनलीज, हमने इससे पहले भी देखा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ईआर होता है। ईआर सेल ऑर्गेनलीज में क्या क्या चीज़ें आती होती है? सेल ऑर्गेनलीज में हमारे पास आती है जैसे कि ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद गोल्जी एपेटस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होती हैं, वैक्यूल होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। ये सब हमारे पास क्या होती है? सेल ऑर्गेनलीज होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। ठीक है, प्रीमिटिव यानी कि ओल्ड टाइप का, पुराना। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू। कैरियोट का मतलब क्या होता है? कैरियोट हम रिलेट करते हैं न्यूक्लियस से। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रीमिटिव और कैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस। यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट का मतलब भी मैंने बताया, न्यूक्लियस। जिन ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल के अंदर क्या होता है? जो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिफ्रेंसिएशन क्यों है? बिकॉज कुछ जो हमारे पास जो पुराने जैसे कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेनली जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है? आपका क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हमने देखा न्यूक्लियस कैसे होता है, ये आपका सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है,
जैसे ये वाला आपके पास ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल अच्छी तरीके से स्टोर्ड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की क्या होती है, प्रॉपर लेयर्स होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सभी चीज़ें जो होती हैं एग्जैक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अच्छे से प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्लियर करती होती है कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ओपनली प्रेजेंट है। एक इधर जो ये वाला सेल है इसके अंदर क्या आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक प्रॉपर लेयर बनी हुई है, उस लेयर को ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते होते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, स्टोर है। अब यहीं पे अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे जैसे इस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो जिसको हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं उसके अंदर वेल डिफाइंड क्या होती हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस तरीके से होता है जैसे मैंने आपको दिखाया। जिसके अंदर, जिसको हमने प्रीमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस बोला है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इस तरीके से ओपनली प्रेजेंट होता है। और इस ओपनली प्रेजेंट न्यूक्लियस को हम क्या कहते होते हैं, यहाँ एक नेम से जानते हैं, वो होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ये न्यूक्लियोइड टर्म आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। एक बार दोबारा से बताती हूँ, हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसको कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से आपको दिखाई देती होती है कि ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, और जो सेल के आउटर वाला जो पार्ट है उसके अंदर कोई भी किसी तरीके की मिक्सिंग नहीं होती, अलग अलग से आपको क्या होता है, जैसे ये वाला सेल देखो, ये आपका एक यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से दिखाई देता है आपको, एंडोप्लाज्मिक अच्छे से दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म अच्छे से दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, यानी कि सेल ऑर्गेनलीज आपको वेल डिफाइंड तरीके से दिखाई देती होती हैं। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, न्यूक्लियस अच्छे से आपका क्लियरली डिफाइंड है, उसको हम क्या कहते होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके अंदर ना ही सेल ऑर्गेनलीज, ये वाला देखो यहाँ पे ये सेल वॉल है, ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोइड डीएनए, कोई भी आपको सेल न्यूक्लियस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देते ना। जेनेटिक मटेरियल जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ओपनली प्रेजेंट होता है इसके अंदर, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इन दोनों डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का है, प्रो मीन्स प्रीमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, और ये यूकैरियोटिक सेल का है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। न्यूक्लियस मेन जो रोल है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर डिफ्रेंसिएशन जो करवाता है, वो कौन करवाता होता है, वो आपका न्यूक्लियस करवाता होता है। जहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल ओपनली प्रेजेंट होता है, कोई भी किसी तरीके का डिफ्रेंसिएशन पॉइंट नहीं होता, उसको हम कहते होते हैं प्रोकैरियोटिक, और उनका जो न्यूक्लियस होता है उसको हम टर्म से जानते होते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। और जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते होते हैं, न्यूक्लियस। एंड जिसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट होता है उन सेल्स को हम क्या कहते होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। यूकैरियोटिक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं सेल्स, ये स्मॉल एंड सिंपल टाइप के होते हैं। इनके साइज़ की बात करें 0.1 से लेके 5.0 माइक्रोमीटर तक होता है। इनका 10 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज़ में होता है। यूनिसेलर होते हैं, यूनिसेलर भी होते हैं, मल्टी सेलर भी होता है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस की जगह पे क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड अलग टर्म हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, इसके अंदर ही प्रोड्यूस होता है सेक्सुअली। सेल डिवीज़न जो होता है मेनली बाइनरी फिजन से हो जाती है, इसके अंदर सेल डिवीज़न जो होती है माइटोसिस से होती है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सभी अमीबा वगैरह सभी इसी के अंदर आते हैं।
इसके बाद जो यूकैरियोटिक के होते हैं, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये सब किसके एग्जांपल्स में आते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में आता है। उसके बाद अगर हम इन दोनों की सिमिलरिटीज़ देखती हैं, सिमिलरिटी दोनों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनली विच इज़ प्रेजेंट इन द बोथ सेल्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, विच इज़ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में होता है। राइबोसोम आपके जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दोनों के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस के अंदर वेल डिफाइंड होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर थोड़ा सा ओपनली प्रेजेंट होता है। अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है क्लास, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।